नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कपकोट काशिल बूबू मंदिर में। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद स्थित कपकोट तहसील मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री 108 काशिल बूबू का मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है। और आज मैं आपको मंदिर की एक बेहद खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। आमतौर पर आप देखेंगे कि अधिकतर मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में बनाए जाते हैं, लेकिन ये मंदिर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक दिलचस्प लोक कथा है। कहा जाता है कि एक बार गांव की 2 पड़ोसी महिलाओं ने अपने अपने आंगन में धूप में धान सुखाए थे, लेकिन उनमें से एक महिला ने चोरी छिपे दूसरी के धान में से कुछ हिस्सा चुरा लिया। जब दूसरी महिला को ये बात पता चली तो उसने भी चुपचाप पहले वाली महिला के धान में से कुछ निकाल लिया। ये सब देखकर काशिल बूबू प्रकट हुए और उन्होंने दूसरी महिला से कहा, बस इतना ही लेना। उसने भी इतना ही निकाला था। इस घटना से गाँव वालों को एहसास हुआ कि काशिल बूबू हर अच्छे बुरे कर्म को देख रहे हैं। वे गांव की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, फिर चाहे वह चोरी हो, झूठ हो या अन्य कोई बुराई। इसी कारण गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि काशिल बूबू के मंदिर की दिशा बदल दी जाए ताकि वह गांव की कोई बुराई ना देख सके। तभी से ये मंदिर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। काशिल बूबू आज भी हमारे गांव के रक्षक माने जाते हैं। और काशिल बूबू मंदिर के ठीक बगल में है बाई कुसुम का मंदिर। कहा जाता है कि राजा रथ कपकोटी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम बाई कुसुम था। वे हर रोज अपनी बिटिया को पालने में झूला झुलाकर सुनाते हुए कहते थे, होली होली तुके बैसाली राजा ब्याउन, अर्थात डलिया हिलाते हुए, सो जा बेटिया सो जा, तेरा विवाह में वैशाली राजा से करूँगा। एक दिन वैशाली राजा आखेट के लिए वहाँ से गुजर रहे थे। राजा रथ कपकोटी अपनी बिटिया बाई कुसुम को झुलाते हुए यही कह रहे थे, होली होली तुके वैशाली राजा ब्याउन। राजा वैशाली घर की सीढ़ी तक आ गई और जोर से बोली, एक जुवान या 2 जवान। रथ कपकोटी आश्चर्य में पड़ गए और उनके मुंह से निकल पड़ा, एक जुवान। अर्थात उन्होंने वैशाली राजा को चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अपने जुबान के आधार पर उन्हें अपनी बिटिया बाई कुसुम का विवाह चिरपत कोट के राजा वैशाली से करनी होगी। और चिरपत कोट का मंदिर मैं बता दूं सामने वाली पहाड़ी पर है। और अभी बाई कुसुम पालने में ही थी। राजा रथ कपकोटी ने निवेदन किया कि उनकी पुत्री कुसुम अभी छोटी है, थोड़ा बड़ी होने पर वे उसका विवाह राजा वैशाली से करेंगे। राजा वैशाली मान गए, वे वापस चले गए। कुछ दिनों बाद पुनः कपकोट आकर वे राजा से उनके वचन याद दिलाते हैं। रथ कपकोटी कहते हैं उनकी बेटी अभी छोटी है, जैसे ही बड़ी होगी वे बेटी का हाथ उन्हें अवश्य देंगे। कुछ महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। राजा वैशाली काफ़ी बूढ़े थे। एक दिन उनकी मौत हो गई। राजा रथ कपकोटी को उनकी मौत का समाचार मिला तो वे असमंजस में पड़ गए। उस समय पूरे भारत में सती प्रथा थी, यानी पति की मौत के बाद पत्नी को भी सती होना पड़ता था। राजा रथ कपकोटी अपना वचन दे चुके थे, वे अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। और राजा वैशाली की अर्थी खीरो सरयू और खीर गंगा का संगम स्थल तक पहुंचने वाली थी। रथ कपकोटी ने बेटी बाई कुसुम को डलिया समेत उठाया और उसे सती होने के लिए चल पड़े। बाई कुसुम पूछती है, पिताजी आप मुझे इतनी जल्दबाजी में कहाँ ले जा रहे हैं? राजा की आंखों में आंसू थे, वे रोते बिलखते आगे बढ़ते रहे। राजा अपने दिए वचनों से पीछे नहीं हटना चाहते थे। जैसे ही शमशान घाट के पास पहुँचते हैं, बाई कुसुम उन्हें श्राप देती है, तुम्हारे सिराहने का पानी पैनाड़ पैरों नीचे चले जाए, घर में गाय ब्याई तो सब बछड़े ही हो, पकी फसल में ओले पड़ जाए। कुछ इस तरह से बहुत से श्राप उन्होंने राजा को दे दिए। राजा ने डलिया को राजा वैशाली की चिता में डालकर अपने वचनों को पूर्ण किया। अब बाई कुसुम के श्राप का असर पड़ने लगा था। श्राप से कपकोट गांव के सिराहने से निकलने वाला पानी गांव के पैनाड़ अंतिम छोर छेती में निकल गया। वहां से कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद ये पानी सरयू में समा जाता है। तब से आज तक ये पानी कपकोट के लोगों के काम नहीं आ पाया है। हर वर्ष बैसाख महीने की 3 गते को कपकोट वासियों द्वारा यहाँ की गांव कुशलता की कामना के लिए काशिल देव मंदिर में पूजा की जाती है। इस मौके पर गांव की विवाहित बेटियां अनिवार्य रूप से भगवान काशिल देव और बाई कुसुम के मंदिर में आकर मनौती मांगते हैं। वे मंदिर में काशिल बूबू के दर्शन कर बाई कुसुम को चूड़िया, बिंदी इत्यादि चढ़ाते हैं। आज भी मंदिर में बाई कुसुम को फ्रॉक चढ़ाने की परंपरा है। इस कथा को सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एक प्राचीन कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये भी है आज की पीढ़ी जो मोबाइल और इंटरनेट तक सीमित हो चुकी है, अपने रीति रिवाजों, लोक कथाओं और संस्कारों से फिर से जुड़ सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये लोक कथा जरूर पसंद आई हो। और मैंने भी ये लोक कथा अपनी दादी और अपने मम्मी पापा से सुनी है। तो सभी को धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय कपकोट।